नमस्कार दर्शकों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर हम आपके साथ हैं और हमारे साथ हैं काशी के विद्वान डॉक्टर गौतम चैटर्जी। तो आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन मेनका जी। नमस्कार। गौतम जी, आज हम बिना किसी भूमिका के मैंने आपका इसलिए परिचय कराया कि आज हम इतने सारे एपिसोड्स आपके साथ कर चुके हैं। तो आज जब हम आपके साथ एक नया एपिसोड करने जा रहे हैं, तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे चैनल के साथ साथ जीवन पथिक के साथ साथ आपके कुछ और चैनल्स भी चलते हैं जूम सेशन के। तो उन्हें भी जब हम सुनते हैं तो ये जरूर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जीवन में इतनी सारी विधाओं में कैसे पारंगत हो सकता है, किस तरीके से इस मुकाम पे पहुंचाया होगा। यहाँ तक पहुंचने में आपने क्या-क्या मेहनत की, क्या-क्या रास्ते आपने चुने और क्या तरीके अपनाए, जिससे आप इतने सफल हैं कई सारी विधाओं में, कई सारी विधाओं का ज्ञान है। और चाहे इतिहास हो, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, या कुछ जानकारियाँ मैंने आपकी साइंस पे भी सुनी। और फ़िल्मों में तो आप पारंगत हैं ही हैं, और नाटक में, प्लेज़ में, का काशी में या वाराणसी में अच्छा खासा मुकाम है, कोई आपके पैरेलल नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसका राज़ बताइए हमारे दर्शकों को भी। मैं इसका राज बताऊंगा तो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। कल कुछ लोग मिलने आए थे मुझसे कलकत्ता से। उन्होंने भी यही पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने जो उत्तर दिया, उनका जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन और माइंड है वो लिया ही नहीं। तो इसको मैं आपको भी कहने जा रहा हूँ, तो शायद देखिए आप इसको स्वीकार कर पाती हैं। वो ऐसे कि जब जंगल में या शहर में भी किसी के घर में या बाग बगीचे में कोई चिड़िया चहचहाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गाती है, चर्पिंग और ट्वीटिंग, है ना, उसके उसका मन किया और उसने चहचहाया। लेकिन उसने अपने आसपास के साथियों से ये नहीं पूछा कि मैंने कैसा गाया, या देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ और इसके लिए मुझे साहित्य अकेडमी या ज्ञानपीठ, पद्म अलंकर, नोबेल या ऑस्कर मिलना चाहिए, है ना। उसका मन किया, उसने गुनगुनाया। ये मेरा पूरा जीवन रहा। अब आप बताइए इस उत्तर से आप कितनी संतुष्ट हुई। बिल्कुल नहीं, ये मन मन किया तो ऐसा हो सकता है कि मन किया और आपने कोई फ़ोटो खींची, आप घूम रहे हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, उसको आपने कैमरे में कैद कर लिया। मन किया और आपने कविता लिखी, मन किया तो कोई आर्टिकल लिखा, और मन किया तो कोई शो देखने चले गए, फ़िल्म देखने चले गए या गुनगुनाया। पर ये जो इतनी सारी जानकारी हैं, वो मन करने से कैसे आ सकती हैं? हाँ, उसको थोड़ा सुधारे भाषा को। दिल किया, मन किया की जगह अगर दिल किया कर दे। दिल किया कोई किताब पढ़ने लगे, दिल किया तो सो गए, दिल किया तो गाना सुनने लगे, दिल किया तो किसी से मिलने चले गए या कोई मिलने आ गए। इसको हम एक दूसरे ढंग से भी रखते हैं, रखने की कोशिश करने जा रहे हैं। हमारे विश्व में एकमात्र जर्नलिस्ट हुई हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है। तो ऐसा बहुत कम हुआ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, किसी का ध्यान भी नहीं है। पहले किसी को नोबेल प्राइज मिलता तो हम लोग अपना जनरल नॉलेज के लिए याद करते थे, किसी को पद्म अलंकर मिलता तो हम लोग याद करते थे कि किसको पद्म विभूषण मिला है, किसको क्या मिला है। अब कोई सब ध्यान ही नहीं देता। बल्कि अब ऐसा हो गया है कि हमारे एक पब्लिशर फ्रेंड है कलकत्ता से, फोन किए थे मुझे, और वो एक लेखक के घर में थे, बंगाली लेखक के घर में, जो हिंदी में भी लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी उनके घर में हूँ,
और जब नाम बताया तो आपने बोला कि वो पद्मश्री हैं, बात करते करते बोल रहे कि अगर मान लीजिए आप उनको नहीं जानते तो इसलिए महत्व दीजिए कि वो पद्मश्री है ना। तो पहले क्या होता था, जब हम लोग ओ हेनरी या मोपासा की कहानी पढ़ते थे तो कहानी से लेखक को जानते। अब किसी के बारे में बता के जोड़ना पड़ता है कि वो पद्मश्री है या वो ये है, तब आदमी महत्व देता है। यानी उसके गुणों के आधार पर नहीं जानते, ये कहने का मतलब अर्थ है। और फिर बाद में जब उन्होंने बताया कि मैं क्या हूँ और बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, पद्मश्री हैं, तो मुझे याद है कि हाँ शायद मैंने भी तो कुछ पढ़ा है। उनका नाम है उत्पल बैनर्जी। मुझे याद है कि एक बार बंगला की प्रेम कहानियां कुछ संकलन मेरे पास आई थी, जिसको उन्होंने बंगला से हिंदी अनुवाद किया, और वो अनुवाद अच्छा नहीं हुआ था, मेरा अपना मानना है। ये मैंने इसलिए एग्जिट किया कि हम लोग पहले लोगों के गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति को जानते हैं। अभी हाल तक, कुछ समय पहले तक तो हम लोग ये जानते ही नहीं है कि दुनिया में एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है साहित्य का, और वो जर्नलिस्ट है। ये अच्छी बात, इसलिए उनके लिखने में, उनका लिखना बहुत ही पॉलीफोनिक है, मतलब बहुत सारे स्वर, बहुत सारे वॉइसेस आते हैं उनके नॉवेल्स में। ये चीज जानने लायक है, सीखने लायक चीज। और ये भी है कि वो एक महिला है, और उसके आगे एक रशियन है, उनका नाम है स्वेतलाना एनेक्सीविच। तो स्वेतलाना एक्सीविच जो लेखिका है, अभी 76 साल की है, उनको 2015 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। और वो अपनी बात को कहने के लिए फ्लॉबियर को कोट करती है। फ्लॉबियर जो है, ये 19वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं, आप अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी रही हैं। फ्लॉबियर 1821 में जन्म हुआ था, 1881 में उनका डेथ हुआ था, या 80 में डेथ हुआ था। हम उसको ऐसे याद रखते हैं ना कि 1820 में अगर विद्यासागर का जन्म हुआ था तो 1821 में फ्लॉबियर का जन्म हुआ था, 1821 में दोस्तोयेवस्की का भी जन्म हुआ था, और 1880 में अगर फ्लॉबियर का देहांत हुआ था तो दोस्तोयेवस्की का 81 हुआ था। इतना 7 साल, मतलब 60 साल की उम्र में दोनों लोग साथ साथ जिए और इतनी अच्छी रचनाएं लिखी। तो फ्लॉबियर की कहानियां बचपन में हम लोग भी पढ़ते थे, तो उसमें वो बहुत सारी कहानियों में ये उनके सारी लिखे हुए पर यही कहा जा सकता है कि उनकी रचनाओं में ऑथर जो होता है वो इस तरह रहता है कि प्रेजेंट इन एवरीवेयर एंड इनविजिबल इन एवरीवेयर, या प्रेजेंट इन एवरीवेयर एंड विजिबल इन नोवेयर। हर जगह, दुनिया में हर जगह उपस्थित और दुनिया में हर जगह अदृश्य। ये फ्लॉबियर के लिखे हुए पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और फ्लॉबियर को वो कोट करती हैं स्वेतलाना जो एक्सिलिच है। तो फ्लॉबियर आने पर एक कहानी, जो सब छोटी सी कहानी जो सबको पढ़नी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती थी पहले, उसका नाम है ए सिंपल हार्ट। ए सिंपल हार्ट। एक लड़की है जिसके माता पिता को पता नहीं है, वो कभी किसी से, लड़के से प्रेम हुआ होगा, फिर वो छोड़ के चला गया है। बाद में वो एक ऐसे परिवार में जाती है जिसके जहाँ पर पति मर गए हैं, पत्नी है और दो बच्चे। तो उनकी जो मालकिन है उस लड़की के, वो एक महिला है, उनको दो बच्चे। अब ये लड़की के पास कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं। ये लड़की खूब खुशी खुशी, पूरे लगाव से, पूरे प्यार से सबको, सबका देखभाल करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, आयरन करती है, सब कुछ करती है। और हमेशा हंसमुख, हमेशा बहुत ही सिंपल, उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं बदले में, और सबका सब काम करती रहती है। कुछ लोग इसका वो भी लेते हैं कि लाभ भी लेते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। माने शी हैज द पावर टू लव। और वो, उसके पास एक पैरेट है, तोता है, और वो सारा जीवन ऐसे अपना सब कुछ देती है उस परिवार को, सबको। और फिर जब उसका डेथ होता है तो वो बिल्कुल अननोटिस रहता है। अननोटिस तो बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, ऑर्डिनरी जैसे लाइफ और डेथ होता है वैसा ही अननोटिस।
और अनएग्जामिन्ड, और उसके डेथ बेड पर उसी के ऊपर जो खाली जगह है वहां पर वो तोता मंडराता रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन लोग करते हैं सिंबोलिज्म का, कि वो एक होली सोल है। तो वो एक सिंपल हार्ट, ये फ्लॉबियर की बहुत अच्छी कहानी है। वो जो मैंने कहा ना कि वो सारा जीवन उसको बहुत खुशी खुशी चहक चहक के सबके लिए सब कुछ करती है, उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, और एक ऑर्डिनरी लाइफ, सिंपल लाइफ, सिंपल सोल, और अननोटिस्ड, अनएग्जामिन्ड। ये मैंने दूसरे ढंग से अपनी बात कही कि ऐसे में बड़ा हुआ। पहली एक उत्तर दिया मैंने आपको अपने बारे में, चिड़िया का। दूसरा मैंने थोड़ा सा साहित्य की ओर से दिया। उसमें ये हुआ मेरे जीवन में कि संग, बचपन से लोग बोलते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम पायलट बनना चाहते हो, कि साइंटिस्ट बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आता था ये सब। मैं कुछ बनना ही नहीं चाहता, इससे मेरी कोई जर्नी नहीं रही है। और जैसे किसी की जर्नी शुरू होती थी मैं उसको हट जाता था, उसमें जैसी मेरी पर्सनालिटी बनती थी मैं उसको, मैंने वाइप आउट करता था कि नहीं ये मेरी पर्सनालिटी। मैं जर्नलिस्ट, जैसे ही लोग मुझे मानने लगे तो जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट होना हटा दिया, थिएटर पर्सन हटा दिया, एक अध्यापक हटा दिया, फिल्म मेकर भी जब हो गया हटा दिया। तो किसी भी तरह की कोई इमेज या मास्किंग या ये नहीं है। तो ये रहने से जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो भी उसका उत्तर होता है कुछ नहीं। और जब कोई पूछता है कि आपका जीवन ऐसा कैसे रहा है, ये थिएटर भी किए, फिल्म भी, तो वो उस वक्त पता चला गया है उन सबके पीछे, उन सबके प्रति मैं मर चुका हूँ। मतलब मेरे पास कोई पास्ट इस तरह का नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में है। उसके प्रेजेंट मोमेंट वही हो सकता है जो अभी अभी जो मोमेंट बीता उसके प्रति मर चुका हूँ। मरना या डेथ दरअसल यही होता है, और कोई डेथ होता नहीं। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेथ होता नहीं। वो तो एक शरीर है, पेंसिल लिखते लिखते घिस जाती है, हो जाता है। लेकिन वास्तविक मृत्यु अगर है, वो ये है कि हम अपने पिछले पल के प्रति मर चुके हों, तो हम लिव कर पाएंगे, तब लिविंग बहुत खुशी खुशी वाली जो जिंदगी है वो हो पाती। जो मैंने उस सिंपल हार्ट की बच्ची का बताया, वो इसलिए खुश है कि पिछले चीजों के प्रति वो मर जाती हो, तभी वो वर्तमान में रहती होगी, इसलिए खुश रहती है। जो लोग पिछली चीजों को लेकर बहुत याद करते हैं इसलिए बहुत तनाव में होते हैं, और एक भारी सा चीज ढोते रहते हैं पूरा जीवन भर, कि उसने मुझे क्लेश दिया, वो उसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया, मेरे जीवन में तो यही हुआ, और वो पूरा दुख इसी को प्रथम आर्य सत्य बुद्ध ने कहा है। जबकि ये मैन मेड है, इंसान का अपना बनाया हुआ है, और उसको जानना चाहिए कि वो खुद ऐसा है नहीं, उसके पास कोई दुख है नहीं, और उसके पास एक इटरनल स्माइल है जिसके साथ वो हमेशा रह सकता है। और जब ये प्राप्त हो जाता है तो फिर दूसरी चीजों पर जो ध्यान नहीं देता, जो मॉर्टल है, जो पार्थिव है, जो अभी है और अभी नहीं। जो चीज हमेशा लास्ट नहीं करती जीवन में वो अनरियल है, जो हमेशा लास्ट करती है, हमेशा है, वो रियल है। तो ऐसा कुछ है क्या, ये इंसान को खोजना चाहिए। मैंने खोजा, इंक्वायरी किया था, और वो फिर जब मुझे दिख गया कि जब जो रियल है मैं उसके साथ रहूं, तब मुझे लगा कि जो अनरियल है उसको मैं रियल मान बैठा था बचपन में, जो कि होता नहीं है। इसलिए अनरियल का संग जब छूटेगा और रियल का संग होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर सरल जीवन होगा, एक ऑर्डिनरी लाइफ होगी, सिंपल लाइफ होगी। तो इस पूरे आपके प्रश्न पर इतना ही कहा जा सकता है कि हम लोग संग अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो अकेले रहे। अकेले रहने से क्या होता है, आप अपने संग रहते हैं। अपने संग का मतलब ये है कि एक प्रकाश है, एक चांदनी है जो बिना चांद के है। ये गोरख की भाषा है कि मेरे पास, गोरख की भाषा कोई मैं अब और ये तो नहीं कहें कि मास्करेड करके बोल रहे हैं या फ्लैम्बॉइंट जेस्चर में बोल रहे हैं। वो इस तरह से है कि गोरख ने कहा था कि मेरे पास बिना चांद की चांदनी है, तो मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि मेरे आसपास हमेशा चांदनी बिछी रहती है बिना चांद के, अमावस्या में। कहने मतलब है कि चांदनी, जाहिर सी बात है, वो कहीं किसी और चांद की बात हो रही है, भीतरी प्रकाश की बात है, कोई भी समझ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति, उनके पास जो पावर टू लव होता है, वो जो प्रेम होता है, वो बहुत सीधा होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो सिंपल होते हैं,
उनको कोई घुमा फिरा के कोई बात नहीं पसंद है, यहाँ तक कि उसको प्यार भी चाहिए तो सीधे चाहिए डायरेक्ट। तो इसके लिए चातक पक्षी का हमारे संत कवि लोग उदाहरण देते हैं। अभी मुझे याद आ गया, वो तुलसीदास जी की दोहावली में लोग देख सकते हैं, वो चातक पक्षी का उदाहरण देते हैं कि चातक जो होता है तो मुख होता है स्वाति नक्षत्र के, एक बूंद उसके सीधे गिरता है, उसके लिए सारा जीवन प्रतीक्षा कर सकता है वो। तो और उसका कहना है कि अगर मेरे चोंच जो खुला हुआ है उसके बगल से भी अगर गुजरेगा तो मैं चोंच को घुमाऊंगा नहीं। ये नहीं कि मैं टेढ़ा हो जाऊं चोंच घुमा के उसको ले लूं। मेरे पास इस तरह की लालच नहीं है, लस्ट नहीं है, और मैं ये सब टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं जाऊंगा। अगर दे रहा हूं तो सीधे मेरे जो चोंच खुला है उसमें दो। अगल बगल गिराओगे मैं चोंच को टेढ़ा कर लूं, ये भी मैं नहीं करूंगा। ये तुलसीदास के उसमें है दुआवली में। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्ट्रेट। और कबीर साहब भी कहते हैं कि जो वेद पढ़ के गीता पढ़ के ज्ञान नहीं होता, ये परोक्ष अनुभूति, परोक्षानुभूति, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभूति, यानी कि डायरेक्ट फीलिंग, डायरेक्ट अटेन करना, स्ट्रेट डायरेक्ट। तो चातक भी यही प्यार चाहता है इसी तरह का। ज्ञानी के पास भी ऐसा ही होता है। छोटा बच्चा भी यही चाहता है। छोटे बच्चे के पास भी जब तक किसी चीज में एंगेज है, एंगेज उसका कोई मेमोरी नहीं, भूल गया दूसरी चीजों में एंगेज हो, उसके थॉट को लेकर नहीं चलता कि उसने हमको ये बोला, मेरा खिलौना टूट गया तो मम्मी ने मारा था, सारा जीवन रोता नहीं। इसे छोटे बच्चे का और योगी का मन नहीं कहता होता है बच्चे जैसे। इसीलिए मैंने उस सिंपल हार्ट कहानी को उल्लेख किया, फ्लॉबियर का। और मैंने ये बात कई तरीके से रखी कि ये जो सिंपल होने में या रियल को जान लेने पर जो आपका साथ रियल के साथ हो जाता है, तो वहां पर आनंद ही आनंद। इसी जब मैं कुछ नहीं करने की साधना करता हूँ, ऐसा कहता हूँ, तो ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं में जो शक्ति है वही, उसी से सारे कुछ रचे जाते हैं। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ कि फ्लॉबेयर जो है हर अपनी सारी लिखने में हर जगह उपस्थित है, हर जगह वो अदृश्य है, एकदम ईश्वर के तरह अदृश्य होकर उपस्थित है ना। तो इन सब इस तरफ अगर ध्यान जाए, होता क्या है, तो अगर इस तरफ ध्यान जाए तो फिर बहुत अच्छा जीवन होता जाए मनुष्य का। हम लोग जो ये जो हमने अभी एक नया डायलॉग बनाया है, ऋतिक घटक को बोलने गए थे कि वेन वी मेक ए फेस वी मेक ए मास्क। जब भगवान ने जो चेहरा बनाया है सत्यजीत रे का, हम लोग जब उसकी प्रशंसा करने में हमारा जैसे जब फ्लैम्बॉयंट हो जाता है, तो मास्करेड करने लगते हैं, यानी कि सत्यजीत रे सत्यजीत रे सत्यजीत रे सत्यजीत रे का ये कितना अच्छा है, सत्यजीत वो कितना, उसमें ऋतिक घटक छुप जाते हैं, तपन सिन्हा छुप जाते हैं, और लोग छुप जाते हैं, है ना। तो वो जो हम फेस बनाते हैं वो मास्क करने लगता है दूसरे लोगों को। इसलिए हम लोग को ये अपनों से चेहरा नहीं बनाना चाहिए, चेहरा जो भगवान ने बना दिया बना दिया। उससे फिर हम लोग सही सही देख पाते हैं कि सत्यजीत ने जब फिल्म बना रहे हैं तो उनमें कहाँ कहाँ पर कमियां भी, गलती भी कहाँ कहाँ, तभी रिव्यू कर पाए। निर्मल वर्मा की अगर कहानी पढ़ रहे हैं या चेखव की कहानी पढ़ रहे हैं, या अगर तारकोस्की की कोई फिल्म देख रहे हैं, कुछ भी, तो उसको हम ठीक ठीक देख पाएंगे। लेकिन हम पहले ही समझ लेंगे कि तारकोस्की के महान कोई है ही नहीं है, तो फिर वो मास्क हो जाए, वो मास्क करने लगेगा, है ना। तारकोस्की ने मुझे आकर नहीं कहा है तो मेरी इस तरह से प्रशंसा करो। तो वो जो झूठी प्रशंसा भी करते हैं वो झूठी निंदा भी करते हैं। और ये वही लोग होते हैं इसके लिए हम तो नहीं बोलेंगे, तुलसीदास जी नीच कहते हैं। वो कहते हैं कि नीच लोग जब उत्तम पुरुषों की निंदा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथी के लिए कुत्ता है या मच्छर है, ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कर कौन रहा है, निंदा कर कौन रहा है, प्रशंसा कर कौन रहा है, और फिर इन सबको ढो कौन रहा है जीवन में। ये सब एक जीवन शैली जब अच्छी होती है तो उसका रिफ्लेक्शन उसके कर्म पर भी, उसके क्रिएशन पर भी पड़ता है। ये मैंने कई तरीके से आपके प्रश्नों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की। यही विराम लेता हूँ। आगे कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हाँ, एक प्रश्न जरूर है। आपने जो बातें कही बिल्कुल उससे सहमत हैं, पर बीच में आपने बताते बताते ये कहा कि जब भी आपकी कोई इमेज बनने लगती थी तो आप स्विच कर देते थे उससे दूसरी, उस इमेज को बनने नहीं देते थे। जबकि अगर हम ये देखें कि तुलसीदास अगर महाकवि हैं तो महाकवि हैं, उसके अलावा उनकी इमेज है।
ना, या चाहे गौतम बुद्ध हो चाहे विवेकानंद हो, सबकी एक इमेज है और लोग इसको अच्छा मानते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके विचार में ऐसा क्यों आया कि आपने अपनी कोई इमेज नहीं बनने दी, आप क्यों स्विच करते रहे? आप मध्य प्रदेश में हैं, या मध्य प्रदेश और एक और किस राज्य को मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया, उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो आप मध्य प्रदेश में रहती हैं कि छत्तीसगढ़? एट प्रेजेंट तो मध्य प्रदेश में ही है। हाँ। मध्य प्रदेश में कवि हुए मुक्तिबोध। जी। हाँ। बिल्कुल, हाँ। गजानन माधव मुक्तिबोध, हाँ। हम्म। और मणिकौल ने फिल्म भी बनाई है उनकी इस पर, रचना पर, सतह से उठा। तो मुक्तिबोध और तुलसीदास को अपनी कैटेगरी में नहीं रखेंगे ना, कि रखेंगे? दोनों ही बिल्कुल नहीं। कवि हैं। हम्म। नहीं ना। मुक्तिबोध कवि, साहित्यकार हैं। तुलसीदास उस अर्थ में कवि है ही नहीं, इसीलिए कैटेगरी संत कवि बनाया गया है। तो जो ऋषि काव्य होता है, ऋषि कवि होते हैं, वो एक पर्सनैलिटी नहीं होती, वो अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ दिए तभी ऋषि हुए। ये सोचने की जरूरत है। देह से जोड़कर जो पर्सनैलिटी बनती है, जो फेस से मास्क बन जाती है, वो बुद्धि नहीं है, वो कबीर नहीं है। हम लोग गलतफहमी कर बना लेते हैं कि कवि तो श्रीकांत वर्मा है और कबीर भी कवि है ना, और वैदिक ऋषि भी कवि हैं, ये हम लोग बोलते हैं, और जॉन किट्स भी कवि हैं। तो ये घालमेल वहां से शुरू हुआ जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। कई लोगों ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, अजय द्विवेदी जी ने लिखा है। तो उसमें क्या हुआ कि इनको, इनकी साहित्य को भी तो कोर्स में रखना था, तो उनको साहित्य कर दिया, फर्क करने के लिए जोड़ दिया संत कवि। लेकिन उसमें क्या होता है, कवि की कैटेगरी में आप हो गए, लेकिन वास्तविक जो कवि का अर्थ होता है, संत कवि का अर्थ होता है, वो भूल गए। वहां पर पर्सन नहीं होता है। पर्सन और पर्सनैलिटी को छोड़ते ही वो ऋषि हो रहा है, एक ऑर्डिनरी आदमी से, है ना। वरना विलियम ब्लेक और अगर दीर्घतमा जो ऋषि थे, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा ना। दीर्घतमा में तम का मतलब भी अंधेरा होता है, विलियम ब्लेक में ब्लैक का भी मतलब होता है अंधेरा, ब्लैक। लेकिन विलियम ब्लेक की कविता में, या विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता में, और कोई वैदिक ऋषि हुआ है, मान लीजिए अम्बृणी ऋषि हुए हैं, या अंगिरस ऋषि हुए हैं, या गौतम ऋषि हुए हैं, दोनों में फर्क होगा ना। तो फर्क किस आधार पर है? फर्क सिर्फ इस आधार पर है कि विलियम ब्लेक के पास पर्सन है और गौतम ऋषि के पास पर्सन नहीं है। तो हम लोग पर्सन को जब इवॉल्व करने की सोचते हैं, पर्सन को हम लोग जब माइंड से फ्री करने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन वगैरह करके, वही अप्रोच ही गलत है। पर्सन ही नहीं रह जाए तो फिर जो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। वो कुछ नहीं इतनी शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है ना, जब कितने ब्रह्मांड को चला रहा है, वो कुछ नहीं, इनविजिबली प्रेजेंट एवरीवेयर एंड विजिबल नोवेयर। ये एक ऑथर की भूमिका होती है, एक रचनाकार की भूमिका होती सचमुच बहुत अच्छी बात बताई आपने कि प्रेजेंट एवरीवेयर बट नॉट विजिबल एनीवेयर। तो ये जो बात है, और एक बात जो आपने बताई बिल्कुल मुझे नई लगी, कि हम जो मोमेंट बीता उसके लिए हम मर चुके हैं, तब हम एट प्रेजेंट मोमेंट में मतलब जी पा रहे, लिव कर रहे हैं। ये दो बातें बिल्कुल हटके हैं, लेकिन इसको क्या कहा जाए, सत्य हैं, शाश्वत सत्य हैं। और वही जीवन का ऐसा लगता है कि दुख का अंत करती हैं, जिसको हम दुख मान बैठते हैं। जो रियल और अनरियल में आपने भेद बताए, वो बहुत सही है। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, हर बार की तरह हमारे विद्वान कोई ना कोई मंत्र हमारे अ, कार्यक्रम में अपना दे के जाते हैं, जिस पे अगर हम चलें, जिसको अगर हम माने, तो सचमुच इनकी तरह ही हम सहज सरल हो जाएंगे। और आनंद जो कहते हैं हमारे में विद्वान, जब हम इनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो ये कहते हैं कि आनंदमय हूँ, मुक्त हूँ। तो हम भी आनंद क्या होता है इसको महसूस भी कर पाएंगे। गौतम जी, आज के अंक में आपने जो इतनी नई नई बातें बताई, और एक जो आपने बताया कि कुछ नहीं में सब कुछ है, और आपके जीवन को जो हमने जरा सा उसमें झांकने की कोशिश की, वो जो जाना, वो रोचक भी है और हमें राह भी बताता है कि कैसा होना चाहिए।
कुछ और जिज्ञासाएं हैं हमारी, क्योंकि आप कई विधाओं में पारंगत हैं, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कार्यक्रम के आरंभ में ही। तो उस पे भी हम बात करेंगे अपने अगले अंक में। आज के अंक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। मैं कृतज्ञ हूँ। आनंद।